Hello students, how are you? I hope all of you must be fine. Now, I am starting for an English class. जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों में जो एक बृहद समस्या हमारे देश में ही क्या पूरे विश्व में आकर खड़ी हुई है, कोविड-19, जिसके तहत हर एक चीज में समस्या खड़ी हो गई है और हम उसको फेस करके आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे ही कुछ माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम अपनी शिक्षा को निरंतर चालू रख सकते हैं, अन्यथा धीरे धीरे करके हम अगर इसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे तो हमारा बहुत सारा समय खराब चला जाएगा। और समय खराब ही बीत रहा है, लेकिन फिर भी हम हर एक चीज को रोक नहीं सकते, और खास करके शिक्षा। मैं आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट में टर्न बाय टर्न ग्रामर, लिटरेचर बताता रहूंगा और आप मेरी क्लास को निरंतर ज्वाइन करते रहें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोग जल्द ही मेरे चैनल को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और धीरे धीरे आपके ज्ञान की चीजें, आपके मतलब की चीजें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और वैसे तो बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, बहुत सारे अपने अपने मेथड से टीचर्स आपको कुछ न कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी आशा करता हूं कि मैं आपको उन लोगों से कुछ बेहतर व्यवस्थाएं, कुछ बेहतर तरीके, जो कि सरलतम तरीके से आपको समझ में आ जाए, देने की कोशिश करूंगा और एक अच्छी दिशा की ओर ले चलूंगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोग लगातार मेरा समर्थन करते रहें, मुझे सहयोग देते रहें, आप लोगों का प्यार मिलता रहे, और मुझे उत्साहवर्धन करने के लिए आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें, शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो कम टू द पॉइंट। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं 9th लेवल की ग्रामर की स्टार्टिंग को लेकर चल रहा हूं, और यहां से स्टार्ट करने के लिए लगभग सभी छात्रों को सबसे बड़ी समस्या होती है टेंसेस की। क्योंकि अगर टेंसेस हमारे तैयार नहीं है तो हम आगे की समस्या, आगे की कोई भी तैयारी को एक मुकम्मल मुकाम देने के लिए सोच भी नहीं सकते। टेंसेस से ही आपके एक्टिव पैसिव जुड़े हैं, टेंसेस से ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, टेंसेस से ही ट्रांसफॉर्मेशन जुड़े हुए हैं। मतलब शुरुआत से लेकर आखिरी तक अगर आपको टेंसेस नहीं मालूम है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरीके से इसी क्रम में बहुत सी चीजें जो आपको बेसिक से शुरू करके आप आगे तक जाते हैं। और मेरा तो मानना यही है कि यदि आपको वोकैब्स में अच्छी कंट्रोलिंग है, ग्रामर का अच्छा नॉलेज है, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश thoroughly, you have no problem, and you would never have any problem in future, because you must have the knowledge of grammar power, and with it you must have the knowledge of vocabs. Then you will be able to speak English thoroughly and there will be no problem in your way. So come to the point. First of all, before beginning the tenses, we have a sight toward the sentences, kinds of sentences. हम सबसे पहले बात करते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में जो कुछ भ्रांतियां रहती हैं वो छोटी छोटी भ्रांतियां बनकर ही आगे चलकर एक बड़ी भ्रांतियों का रूप लेती हैं, और उन भ्रांतियों को हम यहीं पर तोड़ते हुए चलेंगे ताकि एक एक चीज कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए हम उस चैन का निर्माण कर सके जो आपका करेक्टर है। नॉलेज एंड स्ट्रॉन्ग नॉलेज। सो कम विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, I want to introduce you with my coaching name, with my institution name and my target. My coaching name is
सुप्रीम नॉलेज इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि मैंने लिखा है, सुप्रीम नॉलेज, देन यू विल गेन सुप्रीम नॉलेज। सो बी कॉन्फिडेंट एंड हैव फेथ। नाउ सुप्रीम नॉलेज के साथ साथ मेरा टारगेट क्या है? कम टू लर्न एंड गो टू परफॉर्म। सीखने के लिए आइए और प्रदर्शन करने के लिए जाइए। ये आपका लक्ष्य है, मेरा भी लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है सीखना और मेरा लक्ष्य है आपकी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरुआत करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यहां से आपकी बिगनिंग होती है। नंबर 1, assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. Number 3, imperative sentence. Number 4, optative sentence. Number 5, exclamatory sentence. These are 5 kinds of sentences. ये मूल जड़ है वाक्य के प्रकार की, और यहीं से हम ग्रामर की स्टार्टिंग करेंगे। इससे पहले की बेसिक क्या है वो 9th स्टैंडर्ड पे तो नहीं कहा जा सकता, और ना ही वो ओरल होगा, ना ही एबल होगा। यहां से आपको मैं लेकर चलूंगा और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, आपको इस लेवल की तैयारी के बाद यदि कोई भी दिक्कत है, कहीं पर भी परेशानी है, तो वो परेशानी आपको आगे नहीं आएगी। मैं एक एक चीज को इतने शॉर्टकट तरीके से, इतने सरल तरीके से लेकर चलूंगा कि आपको बेहद ही जल्द से जल्द, कम से कम समय में बहुत अच्छा नॉलेज अटेन होगा। इसके लिए आप फेथ रखिए और लगातार मुझे फॉलो करते रहिए। सबसे पहले आते हैं असर्टिव सेंटेंस पे। असर्टिव सेंटेंस आपका जो आता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं विध सूचक वाक्य। मतलब ऐसा वाक्य जो हमें किसी कार्य अथवा घटना के होने अथवा न होने की सूचना देते हैं। द सेंटेंसेस दैट इन्फॉर्म्स यू अबाउट द इंसिडेंट्स हैपेंस और नॉट मीन्स निगेटिव एंड अफर्मेटिव। इसलिए हम इस वाक्य को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 निगेटिव। सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक। दूसरा वाक्य आपका आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव। इस तरीके से इन 2 वाक्यों से 4 पार्ट निकल के सामने आए। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 इंटरोगेटिव, नंबर 3 अफर्मेटिव, नंबर 2 निगेटिव, नंबर 3 इंटरोगेटिव, नंबर 4 इंटरोगेटिव। इन 2 वाक्यों को 4 भागों में बांटते हैं।
और अब इन्हीं 4 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हमको पूरे टेंसेस में करना है, प्रेजेंट चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर। टेंस की बिहाफ पे यही 4 प्रकार के वाक्य होते हैं और उनके साथ साथ आगे आने वाले फिर कंडीशनल सेंटेंस और उसमें तमाम चीजें जुड़ती जाती हैं और वो वाक्य को और ज्यादा बृहद बनाती है। लेकिन टेंस की बिहाफ पे अगर आप लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पर यही 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। और अब इसके आगे आते हैं हम इम्परेटिव पे। इम्परेटिव सेंटेंस जो आपका आता है उसको आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से जाता है। आज्ञा सूचक वाक्य जिसमें आदेश हो, सलाह हो, प्रार्थना हो, इन चीजों के साथ में कुछ और भी चीजें जुड़ जाती हैं, लेकिन इन वाक्यों में आपको असर्टिव, इंटरोगेटिव और उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस तीसरी कड़ी के रूप में आता है। चौथा सेंटेंस आपका आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का तात्पर्य ऐसे वाक्यों से है जिनमें हम किसी को शुभकामना देते हैं, किसी के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, शुभकामना या श्राप, ऐसी चीजों के लिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उपरांत हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें विभिन्न प्रकार की मानसिक परिस्थितियों का, मानसिक स्थितियों का वर्णन होता है, जैसे लालच, ईर्ष्या, क्रोध, दया, वो चीजें जिनको हम वास्तव में केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इसीलिए इसको विस्मय सूचक वाक्य के रूप में कहा गया। अब ये तो आपका पहला पॉइंट यहां से आ गया, ये सेंटेंसेस के रूप में। अब सेंटेंसेस को स्टडी करने के बाद अब हम चलते हैं टेंसेस की ओर। तो चलिए आते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर टेंस को 4 भागों में बांटा गया, जैसे कि आप प्रेजेंट को ही ले लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन 4 भागों में हम बांटते हैं और इसी तरीके से पास्ट और इसी तरीके से फ्यूचर। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम इसी तरीके से फ्यूचर में पहुंचेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम सबसे पहले टेंस के पहले भाग पर आते हैं, जैसा कि प्रेजेंट indefinite tense. Present indefinite tense means वर्तमान अनिश्चय काल। इस काल में वाक्य की स्थिति अनिश्चय में रहती है, करता है ऐसा नहीं करता है, जाता है नहीं जाता है, इसलिए इसको अनिश्चय काल, जैसा कि लिखा हुआ है इनडेफिनेट। जब आप कोई बात कहते हैं तो कॉमन रूप से कहते हैं आई एम डेफिनेट अबाउट इट, मैं इसके लिए डेफिनेट हूं, मतलब श्योर हूं, सुनिश्चित हूं, और इनडेफिनेट अर्थात अनिश्चित, तो इसलिए ही इसको इनडेफिनेट कहा गया। अब सबसे पहले इसकी पहचान लेकर चलेंगे हम। पहचान में आपने अलग अलग तरीके से पुस्तकों में, ग्रामर की बुक्स में पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा। वाक्य की क्रिया के अंत में का है, की है, के आदि ऐसे शब्द आपको वाक्य की क्रिया के अंत में मिलेंगे। मोस्ट ऑफ
बुक्स में या लोगों को या अलग से टीचर्स को मैंने देखा बताते हुए, लिखते हुए कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आता है, तो जिन वाक्यों के अंत में अगर हम लिखेंगे ता है, ती है, ते आता है, तो ऐसे तो वह छाता है। अब छाता है आ गया, तो क्या आप छाता है वो करके उसमें आप कैसे वर्ब लगाएंगे? वर्ब है ही नहीं। ऐसी कंडीशन में आप वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब वह गाता है तब तो आप कर देंगे, लेकिन वह छाता है। और इसी तरीके से अन्य वाक्यों को अगर वाक्यों को हम जोड़ दें, इसमें ट्रांसलेट नहीं हो सकता टेंस की बिहार पे। इसलिए हमें ये बात लिखनी पड़ेगी कि वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि क्रिया होना है, तब वो ता है, ती है आदि मान्य होकर के इस टेंस के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आज हम इसी टेंस का डिस्क्रिप्शन करेंगे और इस पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका आता है, सबसे पहले हमको सिंगुलर देखना है। सिंगुलर मीन्स एक वचन। ऐसे में सब्जेक्ट प्लस एस और ईएस इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पहला सेंटेंस आता है, एक वचन और बहुवचन। आइए इनका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को थोड़ा अध्ययन भी कर लेते हैं, तो बात आसानी से समझ में आएगी। राम एक पत्र लिखता है, और यहां पर कर देते हैं तुम एक पत्र लिखते हो। अब राम एक पत्र लिखता है, जैसा कि लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिया क्या है? लिखना, लिखना क्रिया। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसमें इसके साथ में एस और ईएस, एस और ईएस इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सॉरी, मैं ऊपर लिखना भूल गया था। फर्स्ट फॉर्म ऑफ एस और ईएस इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम इसमें चलेंगे, राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद फर्स्ट एस और ईएस इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, राइट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। कभी कभी ऐसा भी होता है वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो अगर वहां ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट को आप छोड़ सकते हैं, केवल सब्जेक्ट और एस आर ईएस इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वही छोड़ दे। अगर लिखा जाए कि केवल राम लिखता है तो राम राइट्स, दैट्स ऑल। इसी तरीके से हम इसमें चलेंगे, तुम एक पत्र लिखते हो, तो यू जैसा कि लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सॉरी गलत हो गया, मैंने ऊपर लिख दिया था एस और एस इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये जो आपका नियम था वो प्लूरल के लिए था, मैंने नोटिस नहीं किया, इसलिए दोबारा लिख दिया। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। अब ये आपका बहुवचन है, बहुवचन के हिसाब से यू राइट कहां पे आ गया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और अ लेटर ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप यहां भी ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक वचन कर्ता के साथ सब्जेक्ट प्लस एस और ईएस इन वर्ब
इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक वचन बहुवचन में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब दोनों में डिफरेंस लिखना है कि इसमें आपको एस और ईएस का प्रयोग नहीं करना और बहुवचन में नहीं करना, एक वचन में करना। दैट्स ऑल। ये आपकी बिगिनिंग हो गई, स्टार्टिंग। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस में भी सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि वाक्य आपका प्लूरल आता है तो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया। और फुल स्टॉप। एक वचन का करता है अगर आपका, ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए वही बात उठा लीजिए कि राम एक पत्र नहीं लिखता है। राम एक पत्र नहीं लिखता है। ऐसी स्थिति में राम डज, जैसा कि है सब्जेक्ट राम, डज नॉट, वर्ब क्या है लिखना, राइट, क्या नहीं लिखता है अलिखता। सो सिंपल। इसी तरीके से अगर आप प्लूरल में आते हैं तो सब कुछ वही रहेगा, जहां पर डज की जगह पर डू आ जाता है। जैसे यू डू नॉट राइट अ लेटर। इट्स ओके। So complete. Now we go to interrogative sentence. My dear students, now यहाँ पर मैं आपको कुछ नई चीज देने वाला हूँ। शायद आपको वो चीज न मिली हो और हो सकता है कि मिली भी हो, लेकिन 85% चांसेस ऐसे हैं कि आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट मिलने वाला है। सो वॉच केयरफुली। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक वाक्य है, जैसा कि मैंने अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जब डिफरेंट उसको डिवाइड किया असर्टिव सेंटेंस को, तो उसमें दो सेंटेंस निकल के आए, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। फिर जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को डिवाइड किया तो उसमें दो चीजें निकल के आई, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव। अब ऐसी स्थिति में आपको दो चीजें तो मैं समझा चुका हूं। अब यहां पे समझने वाली चीज ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो आपका है, इसमें भी दो प्रकार के वाक्य होते हैं। इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव निगेटिव तो अलग चीज है, इंटरोगेटिव में ही आपको दो प्रकार के मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? आपको लग रहा होगा कुछ डिफरेंट, लेकिन हाँ वास्तव में डिफरेंट है। प्रश्नवाचक वाक्य में हम शुरुआत करते हैं तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, कर्ता के पूर्व प्रश्न। अब आप सोच रहे हो ये क्या नई चीज है? तो ये नई चीज ऐसे है, जरा आप अपने जहन में एक बार टटोल के देखिए, मैं भी लिख के समझाता हूँ। हम जब भी कोई प्रश्न करते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में प्रश्न आता है। लेकिन केवल एकमात्र एक ऐसा प्रश्न है जो कि सब्जेक्ट से पहले ही स्टार्ट हो जाता है और उसके लिए अलग नियम है, और जो सब्जेक्ट के बाद आता है प्रश्न, उसके लिए अलग नियम है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं,
लिखा हुआ है कर्ता के पूर्व प्रश्न। हम किसी भी टेंस में जब अपने प्रश्न, अपनी बात की शुरुआत प्रश्न से ही कर देते हैं, क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुमने ऐसा नहीं किया, तो क्या पहले आया, तुमने बाद में, क्या उसने, क्या वह, क्या वे, कोई भी बात करने से पहले क्या पहले लगता है, ऐसी स्थिति के लिए कर्ता के पूर्व प्रश्न। और इसके बाद तुम कहाँ गए, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, तुम किससे मिलते हो, तुमको कौन पीटता है। तो ऐसी परिस्थितियों में तुम पहले आया या वे पहले आया या वह पहले आया, बाकी चीजें बाद में। तो ऐसी चीजों में आपको सामने साफ साफ देखने को मिल रहा है कि कर्ता के पूर्व प्रश्न और कर्ता के पश्चात प्रश्न। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं सिंगुलर सेंटेंस। सबसे पहले आप ऐसे में अगर बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो कर्ता के पूर्व प्रश्न में डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन, ये लगाना मत भूलिए। अगर आपने पूरा वाक्य बनाया और ये नहीं लगाया तो वाक्य इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, these are very important things and you must have a knowledge that you have to use them time to time where they are necessary। जहां कहीं भी वे जरूरी है आपको लगाना ही पड़ेगा। If you don't use it then your sentence will be incomplete। आपका वाक्य अपूर्ण माना जाएगा। इसलिए प्लूरल do plus subject plus first form of verb plus object। अब आप देखिए do और does इतना ही फर्क है क्योंकि एक वचन और बहुवचन, बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। क्या वह एक पत्र लिखती है। अब ऐसी कंडीशन में डज सी, सबसे पहले डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सी, फिर राइट अ लेटर, क्वेश्चन। डज सी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है। इस तरीके से आपने इस वाक्य को बोला। इसी तरीके से अगर वाक्य बहुवचन है तो डस की जगह डू का इस्तेमाल कर दीजिए। सेम चीज। अब हम इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है और इस प्रश्न में कोई विशेष अंतर नहीं होने वाला, थोड़ा सा अंतर होने वाला है। अब जहां पे अभी मैंने ये किया था कर्ता के पूर्व प्रश्न, उसी में हम कर्ता के पश्चात प्रश्न कर देते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर यहां आ गया, ये प्लूरल यहां आ गया, और करते क्या है, क्वेश्चन लगा देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब क्वेश्चन प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से प्लूरल में क्वेश्चन प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आप देखिए जरा इसमें क्या फर्क आ गया। वह एक पत्र कहाँ लिखता है, लिखती है, लिखता है, कुछ भी कर दीजिए। वह एक पत्र कहाँ लिखती है, तो अब क्या आ गया, प्रश्न आया कहाँ। सब्जेक्ट पहले रखा है आपका, प्रश्न आपका बाद में। इसमें क्या था, उससे पहले वाले में सबसे पहले प्रश्न ही था। जब सबसे पहले प्रश्न से ही स्टार्ट होगा किसी भी टेंस में, तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य का स्टार्ट होना है, ये निश्चित है। लेकिन जब प्रश्न बाद में होगा तो उसमें आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड जिनको कि हम ग्रामेटिकल भाषा में आगे बढ़ेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपकी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन वर्ड से ही संबोधित करूंगा।
तो ऐसी स्थिति में इसमें लिखा हुआ है कहां। तो सबसे पहले वेयर, इसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन प्लस डज, वेयर डज। फिर आप सब्जेक्ट लगा दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, सी है। वेयर डज सी क्या करती है, राइट अ लेटर। और इसके बाद क्वेश्चन, वह एक पत्र कहाँ लिखती है, कैसे लिखती है, क्यों लिखती है, किसे लिखती है, जो भी प्रश्न आएंगे सब बाद में ही आएंगे और वो आपको वहीं पर लगाना। इस तरीके से आप प्लूरल भी कर सकते हैं। फर्क इतना हो जाएगा कि डज की जगह पे डू आ जाएगा, सेम चीज वैसे ही चली जाएगी। रूल्स आपके लिखे हैं, एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब इसके बाद बात करते हैं अगला पार्ट, जो आपका इस टेंस का आखिरी पार्ट है। और वो क्या है, वो है इंटरोगेटिव निगेटिव। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ था, हम थोड़ी सी चीज इसमें बढ़ा देते हैं। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देख लीजिए, पूरा वाक्य सब कुछ वैसे ही है, इसमें केवल थोड़ी सी तब्दीली होगी। जैसा कि मैंने पहले बोला था, कर्ता के पूर्व प्रश्न, तो अब कर्ता के पूर्व प्रश्न हो गया, कर्ता के पश्चात प्रश्न हो गया, वो तो चला गया इंटरोगेटिव। अब यहाँ क्या लिखेंगे, कर्ता के पूर्व प्रश्न एवं नहीं, एवं नहीं। ये मैंने सिंपल वे आप लोगों को आसानी से समझने के लिए निकाला है और कोशिश है और आशा करता हूं कि बहुत इजी वे से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 5000 नोटबुक्स अपने हाथों से लिख करके स्टूडेंट्स को दी है और जिससे वो बहुत लाभान्वित हुए हैं। और जहां तक मुझे पता चला उन्हीं के द्वारा, तो उनके नीचे जो भी उनके परिवार के बच्चे, किसी का भाई, किसी की भतीजी, उन नोटबुक से लाभान्वित हुए हैं और शायद बहुत से बच्चों के पास तो आज तक वो सुरक्षित रखी हुई है और उनका लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में कर्ता के पूर्व प्रश्न एवं नहीं। अब आपको क्या करना क्या है, थोड़ा सा फेरबदल हो जाना है। सबसे पहले